हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एंटीपार्टम केयर के का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, प्रीनेटल केयर के बारे में, जहां हमने वे सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि कंसेप्शन से लेकर लेबर ऑनसेट होने तक आते हैं। वहाँ जो भी हम केयर करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट, डाइट, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रानेटल केयर की। बोले तो वह समय जिसमें डिलीवरी हो रही है और लेबर हो रहा है, उस समय में जो हम काम करते हैं, जो नर्सिंग का केयर होगा कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। लेबर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं वे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के होने के नाते आपको जरूरी बातें ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रानेटल केयर को। इस पीरियड का नाम है इंट्रानेटल केयर। इस पीरियड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रानेटल पीरियड क्या होता है। इंट्रानेटल पीरियड, कौन से समय को आप इंट्रानेटल पीरियड बोलने वाले हो। जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीनेटल पीरियड, वैसे ही सेम मैं डिस्कस कर रहा हूं इंट्रानेटल पीरियड। देखिएगा बेटा, यह समय है ड्यूरेशन फ्रॉम onset of labor टू, लेबर प्रारंभ होने से लेकर onset of labor टू complete expulsion of baby and placenta। यानी कि लेबर स्टार्ट होने से लेकर बच्चे की बॉडी और प्लेसेंटा दोनों का एक्सपल्सन हो जाए, उस तक का समय क्या कहलाता है। इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है। इंट्रानेटल पीरियड। यानी कि कहां से कहां हो गया, लेबर का प्रारंभिक, जब जहां से लेबर स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर बेबी की डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। इस दौरान जो हम केयर करेंगे वो आपकी केयर इसके अंतर्गत आने वाली है। अब देखिएगा क्या क्या बातें आपको यहां ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो इंट्रानेटल, यहां जब हम बात कर रहे हैं तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां है वह डिलीवरी वाला एस्पेक्ट है। मतलब यहां पर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। तो बातें ध्यान में रखने की है। पहला पॉइंट डिलीवरी को लेकर मैं डिस्कस करूं, किससे करवानी है डिलीवरी, तो याद रखना है डिलीवरी ऑफ बेबी बाय ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। किससे करवानी चाहिए, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट से। ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, इसके द्वारा आपको क्या करवानी है, आपकी डिलीवरी करवानी है। इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसी को हम बोलते हैं स्किल बर्थ अटेंडेंट। क्या बोलते हैं बेटा, स्किल बर्थ अटेंडेंट। स्किल बर्थ अटेंडेंट जो होता है इसे बोलते हैं SBA। तो आपको डिलीवरी करवानी है किसके द्वारा, बाय ये ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट ही और स्किल बर्थ अटेंडेंट्स के द्वारा। यह स्कीम जो स्टार्ट हुई थी, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट स्कीम, यह स्टार्ट हुई 2001 में। 2000 और 2001 में यह स्कीम आई थी। कौन सी वाली, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। इन ए पर्टिकुलर, सब इनके बारे में बात भी हम करेंगे। इन ए पर्टिकुलर कुछ आवर्स की ट्रेनिंग देकर हम ट्रेन करते हैं कि यह अच्छे से कुशलपूर्ण तरीके से डिलीवरी करा सके। डिलीवरी कराने में इन्हें सक्षम बनाया जाता है और इसीलिए इन्हें बोलते हैं ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट।
वे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कौशलपूर्ण है, स्किलपूर्ण डेवलप है, आसानी से डिलीवरी करवा सकता है, उन्हें वे सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, पढ़ाई जा चुकी हैं, ट्रेनिंग दी जा चुकी है जो डिलीवरी करवाने के लिए आवश्यक होते हैं। और स्कीम को बोलते हैं ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट स्कीम। इनके तहत कुछ पर्टिकुलर लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है इस केयर के दौरान कि ऐसा नहीं हो कि एक अनस्किलफुल व्यक्ति डिलीवरी करवा रहा हो। या तो आप हॉस्पिटल में करवाइएगा, जहां आप हॉस्पिटल में करवाएंगे वहां स्किलफुल व्यक्ति मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप लोअर लेवल पे भी करवाते हैं, सीएससी पीएससी एससी पर भी, तो भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट या स्किल बर्थ अटेंडेंट यहाँ होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति डिलीवरी करवा रहा है वह इस कार्य में कौशल होना चाहिए, वह इस व्यक्ति कार्य में पारंगत होना चाहिए, उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवाई जाती है। तो पहला पॉइंट यह हुआ। इसके अलावा दूसरा, जब आप यहाँ ये डिलीवरी करवा रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ऑलवेज रिमेंबर, या बोल सकते हैं यूज 5C। ये क्वेश्चन आता है 5C ट्रेंड। डिलीवरी में 5C जो होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है। अभी तो WHO ने 7C बोल दिए, 2C और ऐड कर दिए हैं। 5C फर्स्ट है इसमें क्लीन सरफेस। जहां आप डिलीवरी करवा रहे हैं वह सरफेस क्लीन होनी चाहिए, इन्फेक्शन से मुक्त होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेन से फ्री होनी चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए। कुछ पुराने ट्रेडिशंस अलग थे, जहां गांव में डिलीवरी हुआ करती थी, ये फैक्ट है। ऐसे आपने भी सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादियों से, कि जब पहले डिलीवरी हुआ करती थी इतना एजुकेशन नहीं था, ट्रेंड लोग नहीं थे डिलीवरी करवाने में, तो गांव की वृद्ध महिलाएं ही डिलीवरी करवा दिया करती थी। जब वो डिलीवरी करवाती थी तो वो अपने घर का कौन सा जगह चुनती थी, सबसे गंदा स्थान चुनती थी, जहां सबसे ज्यादा गंदगी रहती है, सबसे ज्यादा अंधकार जिस घर के जिस कमरे में होता है वहां डिलीवरी करवाती थी। उनका क्या मेंटेलिटी थी, क्या समझती थी, वो क्या सोचती थी कि गंदे पानी में कमल खिलता है। उनकी थॉट ये थी कि अगर हम गंदी जगह डिलीवरी करवाएंगे तो जो बच्चा होगा वो तो अल्बर्ट आइंस्टीन बनेगा, बहुत टैलेंटेड होगा। लेकिन ये गलत ट्रेंड था। अभी तो सब लोग शिक्षित हो गए हैं, हालांकि ये ट्रेंड बहुत पुरानी बातें हैं, आजकल ऐसा नहीं है, सभी लोग शिक्षित हैं। और भारत अभी डिलीवरी के मैटर में बात करूं तो लगभग हर डिलीवरी आजकल हॉस्पिटल में होने लगी है। ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम प्रमोट भी कर रहे हैं बहुत दिनों से, और स्किलफुल व्यक्तियों के द्वारा डिलीवरियां होती हैं, स्पेशली लेबर रूम में कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहां आपको पर्टिकुलर एक स्टराइज एनवायरनमेंट वहां मिलता है, एक फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो याद रखिएगा, फिर भी जहां भी आप डिलीवरी करवा रहे हैं वो सरफेस क्लीन होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन की संभावना नहीं हो। दूसरा, सेकंड, क्लीन हैंड। जो महानुभाव डिलीवरी करवा रहे हैं वे भी अपने हैंड्स को क्लीन रखें, माइक्रो ऑर्गेन से फ्री रखें, स्टराइल टेक्निक्स काम में लें। इसके अलावा देखिएगा और क्या ध्यान रखना है, क्लीन ब्लेड। जो ब्लेड आप काटने में काम में लोगे, सीजर्स आप जो ब्लेड कट में काम में लेंगे, इंसिजन लगाने में काम में लेंगे, वह भी क्लीन होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेन्स इंफेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, आपने काम में ले लिया, बाद में इंफेक्शन हो रहा है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखें, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, क्लीन कोड। आपकी जो कोड कट आप करेंगे वह भी कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो आपका जो सरफेस एरिया है वह क्लीन रखें, हैंड्स आपके क्लीन हो, आपकी ब्लेड भी क्लीन होनी चाहिए, आपकी जो कोड है वह भी क्लीन होनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, हम जो इन्फेक्शन होने वाले हैं उन्हें हम रोकेंगे, इससे जो क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं होंगे उस दौरान। तो याद रखिएगा, जो 5C आते हैं, इन 5C में हम वे क्राइटेरिया काम में ले रहे हैं जिससे इन्फेक्शन
कम होगा। सरफेस पर्टिकुलरली जहां डिलीवरी करवा रहे हैं वह क्लीन है, बट आपकी जो हैंड्स हैं वह क्लीन है। इसके अलावा ब्लेड जो आप काम में लेंगे वह क्लीन होगी, और क्लीन कोड आपको ध्यान में रखनी है, इससे इंफेक्शन की संभावनाएं नहीं होंगी। और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट भी जोड़ दिए हैं, जैसे आपके क्लीन वाटर और क्लीन टाउल। क्लीन वाटर और क्लीन टाउल, यह दोनों जो चीजें हैं यह एडिशनली ऐड की हैं, एडिशनल ऐड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो 5C तो ये थे, और आपके 5C 4 एक में एक चीज और है, क्लीन थ्रेड, धागा भी है, चार बताएं। क्लीन थ्रेड, जो आप धागा काम में लेंगे ना वह भी क्लीन होना चाहिए, क्लीन थ्रेड धागा। तो 5C तो ये हो गए, 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन ब्लेड, क्लीन कॉर्ड, क्लीन थ्रेड। इसके अलावा दो ये हो गए हैं 1 और 2, क्लीन वाटर और क्लीन टावल, ये WHO ने और ऐड किए हैं इस पैटर्न के अंदर। तो आपको यह जो क्लीन वाला क्राइटेरिया यह डिलीवरी के समय याद रखना है। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इन्फेक्शन की संभावनाएं नहीं होंगी। और मैं एक पर्टिकुलर चीज की बात करूं उसमें यह बहुत कारगर साबित होगा, और वह पॉइंट है, याद रखिएगा, इसे क्या कंडीशन डेवलप होगी, प्रिवेंट नियोनेटोरल टिटनस, नियोनेटल टिटनस, इसे बोलते हैं टिटनस नियोनेटोरम। इसके 2-3 अन्य नाम है जो मैं बताता हूं आपको। इसी को बोलते हैं टिटनस नियोनेटोरम, टिटनस नियोनेटोरम, इसी को बोलते हैं एर्थ डे डिजीज, एर्थ डे डिजीज, क्योंकि 7 दिन तक कॉर्ड सूख जाती है और उसके बाद ये इन्फेक्शन की संभावनाएं रहती हैं। तो एर्थ डे डिजीज लक्षण लगभग 8वें दिन नजर आते हैं। एर्थ डे डिजीज, इसी का नाम है टिटनस नियोनेटोरम, इसी को बोलते हैं एर्थ डे डिजीज या नियोनेटल टिटनस। यह जो है इसे रोकने के लिए हम ये सब चीजें काम में ले रहे हैं। आपको एक बात और बता दें इसके बारे में, एक फैक्ट, कि यह जो समस्या है उससे भारत निजात भी पा चुका है। और जब से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ रही हैं, अधिकांश डिलीवरियां हॉस्पिटल में हो रही हैं। इस वजह से 2014-13 से पहले तो बहुत सारी डिलीवरियां गाँव में हुआ करती थी, घरों में होती थी। लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रमोशन किया है इसके लिए, आपकी जननी एक्सप्रेस चालू की, घी देने लगे 5 किलो, बहुत सारा पैसा भी खर्च करने लगे, डिलीवरी का पैसा देने लगे। इससे लोग मोटिवेट हुए और अपने अपनी जो डिलीवरियां कंडक्ट करवाने का प्रोसीजर है वो हॉस्पिटल तक लेके गए। आज तो हर व्यक्ति का एक ट्रेंड बन गया कि डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी है। इस वजह से क्या हो रहा है, यह जो बीमारी थी यह भारत से एलिमिनेट हो चुकी है। याद रखिएगा कि यह एलिमिनेट हो चुकी है यह बीमारी। और कब एलिमिनेट हुई है, इरेडिकेट नहीं बोल रहा हूं बेटा, एलिमिनेट। एलिमिनेट कब हुई, यह हुई फ्रॉम अगस्त 2015 में। अगस्त 2015 में यह बीमारी एलिमिनेट हो गई थी इंडिया से, इन इंडिया, क्लियर है। इंडिया में टिटनस नियोनेटोरम या नियोनेटल टिटनस जो है वह एलिमिनेट हो गया था। लेकिन इसे सर्टिफिकेट कब मिला, देखो डेट अलग अलग तरीके से याद रखना है। सर्टिफिकेट जो मिला था यह मिला 14 जुलाई सन 2016। अगस्त में हम एलिमिनेट कर चुके थे, लेकिन हमें सर्टिफाइड मिला, सर्टिफिकेशन जो मिला था इस चीज का
वह मिला 14 जुलाई 2016 को। मतलब यह जो बीमारी है भारत से एलिमिनेट हो चुकी है। आपके कुछ वर्ड आते हैं एलिमिनेट और इरेडिकेट और फ्री, ध्यान रखिएगा। कोई केस नहीं आ रहा है, एक्टिव केस नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं फ्री। जैसे पोलियो फ्री है, पोलियो की वैक्सीन हम दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन फ्री का मतलब कोई केस नहीं आ रहा है हमारे पास में। एक वर्ड होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है एक्टिव केस आपके पास में नहीं है, लेकिन उसकी कैरियर स्टेज आपके पास हो सकता है, जिसमें लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, वो हो सकता है। जैसे आपके पास में यह है एलिमिनेट में, क्या है आपके पास में एलिमिनेट में, आपकी नियोनेटरम टिटनस। इसके अलावा भारत से 3 बीमारियां और एलिमिनेट हुई है, या लेप्रोसी और गूनिया वर्म, ये भी एलिमिनेट हो चुकी है। एक बीमारी इरेडिकेट कर पाए हैं। इरेडिकेट का मतलब है टीयर आउट फ्रॉम रूट, टीयर आउट फ्रॉम रूट, जड़ से बाहर निकाल देना। कोई केस नहीं, कोई कैरियर नहीं, कोई वैक्सीन लाइव नहीं है, इसे हम बोलते हैं इरेडिकेशन। और एक बीमारी इरेडिकेट कर पाए हैं, वह है आपकी स्मॉल पॉक्स। तो याद रखिएगा, एलिमिनेट का मतलब क्या हो गया, एक्टिव केस नहीं है, कैरियर स्टेज मिल सकते हैं, और इसे हम एलिमिनेशन बोलते हैं। और यह चीज एलिमिनेट हो चुकी है भारतवर्ष से, नियोनेटल टिटनस। तो हमारी जो इंट्रापार्टम वाली केयर थी उसमें हम बात कर रहे हैं, समय बता दिया, डिलीवरी किससे करवानी है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट से करवानी है, 5C काम में लेना है, CC अभी नया जो 2 ऐड हुए हैं वो बता दिया है, और ये किससे रक्षा करता है, नियोनेटल टिटनस से रक्षा करता है। और आप ध्यान रखिएगा, इसी दौरान हम भारतवर्षी जो है, इसने इस बीमारी को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टनेटल पीरियड की, मतलब इंट्रानेटल पीरियड में यही सारी बातें थी जो हमने डिस्कस की हैं। डिलीवरी पे ध्यान देना है, डिलीवरी के बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज जो डिलीवरी के समय की बात है, वह आपको 5C यूज करना है, और 2 जो ऐड हुए हैं उस पर ध्यान देना है। बाकी लेबर का प्रोसेस, ऑब्स्टेट्रिक का पार्ट है, वो कम्युनिटी में नहीं आता है। अब बात करें पोस्टनेटल केयर के बारे में, मतलब डिलीवरी के बाद क्या करना है, यह कहां से कहां होगा, और इसमें क्या पॉइंट आने वाले हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इसे भी। सबसे पहले मैं बात करूं तो पोस्टनेटल पीरियड की बात करूंगा। पोस्टनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड कौन सा होता है, यह पीरियड है कहां से कहां, आपका ड्यूरेशन कहां से कहां होगी, ड्यूरेशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, expulsion of placenta and body of baby to 42 days, बोले तो 42 दिन यानी 6 सप्ताह, इसे हम पिपीरियल पीरियड भी बोलते हैं, 6 वीक। और यह समय क्या कहलाता है, प्यूरपीरियल पीरियड, प्यूरपीरियल पीरियड। पिपीरियल पीरियड का मतलब ये होता है प्रसुप्ति अवस्था काल, डिलीवरी के बाद का समय पिपीरियल पीरियड भी कहलाता है। ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ा होगा, गाइनोकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा पिपीरियल पीरियड के बारे में। इसी पीरियड में जो केयर हम कर रहे हैं वह पोस्टनेटल केयर कहलाती हैं। मतलब पोस्टनेटल पीरियड की बात करें तो एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा और बॉडी से लेकर 42 दिन का समय क्या कहलाता है, पोस्टनेटल केयर में आता है, उसमें पोस्टनेटल पीरियड इसे हम कह देते हैं, या पिपीरियल पीरियड इसे कह देंगे। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो अलग अलग ड्यूरेशन है, इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है इस पीरियड को। तो सबसे पहले फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे डिलीवरी के बाद में पहले जो 24 घंटे होते हैं उसे हम बोलते हैं इमीडिएट पिपीरियल पीरियड। क्या बोल देते हैं, इमीडिएट पिपीरियल पीरियड, या इमीडिएट पिपीरियल पीरियड कहलाता है। दूसरा 1 से लेकर
7 दिन, मतलब फर्स्ट से लेकर 7 दिन, 1 सप्ताह तक का समय कहलाता है। यह इमीडिएट है, यह है रिसेंट पिपीरियल पीरियड। या आप इसे बोल सकते हैं इमीडिएट, मीडियम और फिर लास्ट आता है आपका लेटेंट पीरियड। तो इसे हम बेसिकली रिसेंट पीरियड या मॉडरेट पीरियड के नाम से जानते हैं, बीच वाला पीरियड। क्लियर है। इसके बाद आता है 8 से लेकर 42 डेज का समय, यह कहलाता है लेटेंट पीरियड या लेटेंट पिपीरियल पीरियड। लेट बोल सकते हैं, इमीडिएट, रिसेंट और लेट, लेट पिपीरियल पीरियड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 क्राइटेरिया में हम बांट रहे हैं, तुरंत, इमीडिएटली, थोड़ा सा रिसेंट और लेट, बात की बात है। तो पहला 24 घंटा इमीडिएट कहलाता है और 1 से 7 दिन का समय कहलाता है रिसेंट पिपीरियल, और 8 से 24 दिन का समय कहला रहा है लेट पिपीरियल पीरियड। अगर इस समय की हम बात करें तो अलग अलग क्राइटेरिया में हमने डिवाइड कर लिया, और यहां पर होने वाले परिवर्तनों को भी हम अलग अलग तरीके से ही पढ़ते हैं। आपने इन समय को पढ़ा भी होगा ऑब्स्टेट्रिक में। मैं बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूंगा इन पॉइंटों के बारे में, क्योंकि आपने इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ लिया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में। मैं केवल उन्हीं पॉइंटों को टच करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ के नाते से। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जो जहां पॉइंट कम्युनिटी के पॉइंट्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी ऑब्स्टेट्रिक के पॉइंट जैसे लोकिया वगैरह आपने वहां पढ़ लिया, तो हम यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, डबल बार समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें हम इस फेज में, सबसे पहले यूट्रस के बारे में बात करते हैं। एक चीज और हम बताते हैं इसके बारे में कि इस पीरियड में होता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई कहे कि डिलीवरी के बाद क्या होना है, क्या चीज परिवर्तित होगी, तो हम एक चीज बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गन जो थे, भाई प्रेगनेंसी में बदलाव तो हुआ ही था, कोई बहुत सारी चीजें घटी थी, ऊपर गई, नीचे गई, साइड में गई, परिवर्तन हुआ था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, ये वापस नॉर्मल आने चाहिए। तो इस समय एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वह बनता है इन्वोल्यूशन का। नाम सुना होगा, इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन यह प्रोसेस यहां चलता है, इसे आपको समझना है। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रिवर्ट बैक, ऑर्गन्स रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। जो भी ऑर्गन थे जिनमें बदलाव हुआ था, ऑर्गन्स वे पुनः वापस चले जाएंगे। रिवर्ट, पुनः वापस जाना, रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, प्री प्रेग्नेंट स्टेज। जो ऑर्गन थे जिनमें बदलाव हुआ था, ये ऑर्गन्स पुनः वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अगर ये नहीं जाए तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन से हम क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है सब इन्वोल्यूशन का? तो सब इन्वोल्यूशन का बेसिक मतलब जो निकल कर आता है वह होता है आपका, सब इन्वोल्यूशन में अगर ये जाने से फेल हो जाए, कोई ऑर्गन नहीं जा रहा है रिवर्ट बैक कंडीशन में, तो हम उसे बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन, यानी कि फेल्योर इन इन्वोल्यूशन। फेल्योर इन इन्वोल्यूशन, अगर इन्वोल्यूशन में फेल हो जाए, ऑर्गन प्री प्रेग्नेंट अवस्था में नहीं जा रहा, हम उसे सब इन्वोल्यूशन बोल देते हैं। तो हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन्वोल्यूशन वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर ऑर्गन रिवर्ट बैक अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूट्रस। यहां बहुत सारा बदलाव होता है।
बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन वे पॉइंट जरूर टच करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिएगा, यूट्रस का हम इन्वोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आप देखिएगा नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। नॉन प्रेग्नेंट अवस्था, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है अभी, उस अवस्था में क्या रहेगा यूट्रस के साथ में, देखिएगा जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो यूट्रस की हाइट तो क्या है और यूट्रस का वेट क्या है, देखिएगा H बोले तो हाइट, W बोले तो वेट। यूट्रस की हाइट लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा ओवेरी के लिए एक का पहाड़ा बोलते हैं, 1 2 3 ओवेरी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन यूट्रस के लिए बोलते हैं 2.5 का पहाड़ा। 2.5 5 7.5, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मोटाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, तो हाइट 7.5 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें तो लगभग इसका वेट आपको मिलेगा 50 से 60 ग्राम। यह उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब महिला प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, अब बात करते हैं एट टर्म। एट टर्म यानी महिला ने गर्भ अवस्था धारण कर ली, एट टर्म पर है, उस समय क्या होगा? इस समय भी देखिएगा इसका हाइट और इसका वेट। प्रेगनेंसी के बाद में इसकी हाइट लगभग पहुंच जाती है 7.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 50 से 60 ग्राम इसका वजन है। यह हाइट करीब पहुंच जाएगी 35 से 36 सेंटीमीटर तक, 35 से 36 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट पहुंच जानी है और वजन इसका पहुंच जाना है लगभग 900 से 1000 ग्राम, मतलब लगभग 1 kg के आसपास पहुंच गया। ये 8 टर्म की बात हमने कर ली, बदलाव हो रहा है। अब बात करेंगे जस्ट आफ्टर लेबर, डिलीवरी के जस्ट बाद में, जस्ट आफ्टर लेबर, लेबर के तुरंत बाद में क्या बदलाव होगा, देखिएगा लेबर के तुरंत बाद में इसकी हाइट कहां रहेगी? कम होनी है, तो हाइट अगर आप देखोगे तो नजर आएगी 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलाइकस, बिलो द अम्बिलाइकस। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, आप चाहे ऑब्स्टेट्रिक में लीजिएगा चाहे इसे कम्युनिटी में जोड़ लें। क्वेश्चन आता है डिलीवरी के जस्ट बाद में कहां रहता है यूट्रस? 2 सेंटीमीटर अम्बिलाइकस से नीचे नजर आएगा। लेकिन मैं इसके वेट की बात करूं तो नो चेंज, डिलीवरी के तुरंत बाद में कोई बदलाव नहीं होता है और कितना रहेगा? वो का वो 900 से 1000 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम। आगे बात करें फिर 1 वीक बाद में, 1 वीक आफ्टर डिलीवरी या लेबर बोलो, लेबर के 1 वीक बाद क्या होगा? यहां पर इसकी हाइट देखिएगा आप, इसकी हाइट कहां रहेगी? 1 वीक बाद इसकी हाइट रहेगी अम्बिलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में। क्लियर है? यानी कि मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन अम्बिलाइकस, मिडवे बिटवीन अम्बिलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इनके बीच में। और अगर मैं वेट की बात करूं तो अब वेट में बदलाव होगा, यहां आपको वेट नजर आएगा कितना? तो लगभग 500 ग्राम, आधा किलो हो गया, 500 ग्राम वेट नजर आएगा आपको 1 वीक के बाद में। अगर मैं यही बात करूं 2 वीक के बाद में,
आफ्टर 2 वीक, डिलीवरी के 2 वीक के बाद में यूट्रस में क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1, हाइट। तो यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। हाइट कहाँ रहेगी, तो यह पार्ट हो जाएगा ट्रू पेल्विस का। क्लियर है, तो यह आ जाएगा ट्रू पेल्विस में। ऊपर होता है फॉल्स पेल्विस, जो विजरल ऑर्गन, तो सब आपका जो ऑर्गन है डिलीवरी के दौरान यूट्रस वगैरह को सपोर्ट करता है, केवल बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, वे फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। जो नीचे का जो पार्ट है जिसमें इनलेट, ब्रीम और आउटलेट होता है, जहां से बेबी डिलीवर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस जो होता है उसमें आपको नजर आएगा आपका ये वाला 2 वीक पर, यानी आप कह सकते हैं 2 वीक के बाद में आपका जो यूट्रस होता है वो ट्रू पेल्विस का हिस्सा हो जाएगा। और अगर मैं वेट की बात करूं यहाँ, तो आपका वेट 2 वीक के बाद नजर आएगा लगभग 350 ग्राम। दैट इज अबाउट द सिनेरियो ऑफ योर यूट्रस, कि यूट्रस में डिलीवरी के बाद में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पूरी स्टेजेस के दौरान बताया है। नॉन प्रेग्नेंट में हाइट और वेट क्या है, 7.5 सेंटीमीटर 50 से 60 ग्राम, ए टर्म पर 35 से 30 सेंटीमीटर 9 से 1000 ग्राम। डिलीवरी के तुरंत बाद वजन में कोई कमी नहीं है, याद रखिएगा। हाइट 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। 1 वीक के बाद में मिडवे पर आ जाएगा, दोनों के बीच में सिम्फाइसिस पीबिस और अम्बिलिकस के बीच में वजन है 500 ग्राम। और 2 वीक के बाद में ट्रू पेल्विस का हिस्सा बन जाएगा, वजन हो जाएगा 350 ग्राम। यह है यूट्रस हो गया। चलिएगा, यूट्रस के बाद बात करें हम किसके बारे में, हम बात करेंगे सर्विक्स के बारे में। यूट्रस के बाद क्या पोर्शन बनता है अपना, सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या ध्यान रखने की बातें हैं, देखिएगा। सर्विक्स जो है इसमें सबसे पहले 1 वीक आफ्टर डिलीवरी लेबर हो गया, उसके 1 वीक के बाद में सबसे पहले जो क्लोज होगा वह होगा एक्सटर्नल ओस। क्लोज ऑफ एक्सटर्नल ओस, 2 ओस होते हैं, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस क्लोज हो गया। फिर 2nd वीक जब होगा उसके बाद में लेबर के 2रे वीक के बाद में क्लोज हो जाएगा आपका क्लोज ऑफ इंटरनल ओस। इंटरनल ओस क्लोज हो गया, मतलब 1 वीक के बाद में आपका एक्सटर्नल ओस क्लोज हो गया और 2 वीक के बाद में इंटरनल ओस क्लोज हो गया। यह है डिलीवरी के बाद में। वापस कोशिश करते हैं रिवर्ट बैक जाने की, हालांकि पूरी तरीके से ऐसा कहें कि ऐसा जो कंप्लीटली इन्वोल्यूशन नहीं होता है, तो यही इंटरनल ओस में देखने को मिलता है। बिल्कुल प्री प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, थोड़ा सा स्पेस रहता है। फिर भी अगर हम कहें तो ऐसा बोलेंगे कि कोशिश हो रही है वापस जाने की, जितना स्पेस पहले था उतना नहीं है। तो इन्वोल्यूशन तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है। कंप्लीटली जो सर्वाइकल ओस है वह प्री प्रेग्नेंट अवस्था में नहीं पहुंचता है। क्लियर है। इसके अलावा प्लेसेंटल साइट एलिवेशंस, यह भी देखिएगा। प्लेसेंटल साइट एलिवेशन, प्लेसेंटल साइट एलिवेशन एट जस्ट आफ्टर, अगर आप बात करेंगे लेबर के जस्ट आफ्टर लेबर के जस्ट बाद देखेंगे तो ये नजर आएगी 7.5 सेंटीमीटर एलिवेटेड नजर आएगी। लेकिन अगर आप बात करें आफ्टर 1 वीक या 42 डेज बात करें, 1 वीक नहीं 42 डेज, यानी कि पीरियड के बाद में जस्ट आफ्टर लेबर था, और दूसरा है आफ्टर 42 डेज। आफ्टर 42 डेज 42 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो यह केवल एंड केवल 1.5 सेंटीमीटर रह जाती है। प्लेसेंटल साइट एलिवेशंस आपके लेबर के जस्ट बाद में देखोगे तो 7.5 सेंटीमीटर नजर आएगा, और 42 दिन के बाद में देखोगे तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर नजर आएगा।
क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स और आपके ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, केवल मुझे पॉइंट बताने हैं, फुल डिटेल आपने पढ़ ली होगी। क्लियर है? इसके अलावा और है लोकिया। लोकिया आप जानते ही हैं, जो डिस्चार्ज होता है लेबर के बाद में उसे हम क्या बोलते हैं? लोकिया। डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी या लेबर, लेबर के बाद में जो डिस्चार्ज होता है उसे हम लोकिया बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, RSA, रुब्रा, सिरोसा और एल्बा। एल्बा, सिरोसा और रुब्रा। और ज्यादा डिटेल आपको इसके बारे में कब निकलता है, कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, आपने कहाँ डिस्कस करना है? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में। लेकिन यह भी कहाँ नजर आएगा आपको? कौन से पीरियड में? तो डिलीवरी के बाद वाले पीरियड में नजर आता है। क्लियर है? ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में 3 टाइप मैंने बताए हैं और ये निकलता है बाद में। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशंस, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड पॉइंट भी आते हैं। डिलीवरी के बाद में मेंसेस कब चालू होती है, यह पॉइंट है। डिलीवरी हो गई, मेंसेस कब चालू होगा? तो इसके 3 क्राइटेरियाज हम बताते हैं। सबसे पहला, मिनिमम ड्यूरेशन, कम से कम कब चालू हो सकता है? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल स्टार्ट। आपका मेंस्ट्रुअल की जो स्टार्टिंग है वो कम से कम कितने दिन में हो सकता है डिलीवरी के बाद में? तो समय हो सकता है 21 से 28 दिन, यानी कि 1 महीने के बाद डिलीवरी के आपको मेंसेस आ सकता है। मिनिमम ड्यूरेशन बताया मैंने ये बात। दूसरा, बी क्राइटेरिया में ले तो मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में। अगर बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है फिर क्या कंडीशन होगी, ये देखिएगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। इस कंडीशन में क्या होना है देखिएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर सबसे पहले अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है फीमेल तो उसे एमेनोरिया 2 कंडीशन में नजर आ सकता है। 2 आपकी जो ड्यूरेशन है वो नजर आ सकती हैं। देखिएगा कौन कौन सी ड्यूरेशन रहने वाली हैं। पहला, मिनिमम हो सकता है ड्यूरेशन, इसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 मंथ, 3 महीने तक स्टार्टिंग है, मिनिमम 3 महीने पर आ सकता है। और लैक्टेशनल एमेनोरिया रह सकता है अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। मिनिमम ड्यूरेशन 3 महीने बाद स्टार्ट होने की हो सकती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में भी। कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो भी मैं बताया था, जब हमने कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा था तो बता दिया था यहां पर कि आपको याद रखना है 3 महीने तक। हालांकि लैक्टेशनल एमेनोरिया जो आपका है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यह कॉन्ट्रासेप्शन की भांति काम करता है, एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्शन अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक काम करता है। कितने परसेंटेज इफेक्टिव है? 98% इफेक्टिवनेस के साथ में, मतलब फेलियर रेट 2% इसकी होती है 6 महीने तक। लेकिन एक्स्ट्रा जो आपका मिनी पिल है वो कब चाहिए? 3 महीने के बाद में।
क्लियर है? यानी कि मिनी पिल बोलो, पॉप बोलो, या एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन बोलो कोई दूसरा, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा कब? तो बताना है आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि 3 महीने बाद हो सकता है कि मेंसेस चालू हो जाए। मिनिमम ड्यूरेशन हमने कितनी लिखी है इसकी? 3 मंथ। देखिएगा, यानी कि आपको 3 महीने के बाद दूसरे मेथड का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है यह फीमेल जो है वह प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। क्लियर है? तो याद रखना है यह पॉइंट। इसके अलावा और क्या बातें ध्यान रखनी है आपको? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, यह तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाला था, तीसरा है नॉन फीडिंग फीमेल। महिला बच्चे को दूध नहीं पिला रही, फिर क्या कंडीशन होगी? तो भाई इसमें देखिएगा, इस फीमेल में आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो इस कंडीशन में 40% फीमेल्स जो हैं उस फीमेल में आपको मिल सकता है विथ इन 40% क्या, लगभग हर फीमेल में आपको मिल जाएगा मोस्टली विथ इन 1 मंथ। 1 महीने में आपको मेंसेस मिल सकता है, और इसमें जो 80% फीमेल है उनमें नजर आएगा आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद में। तो अगर महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो लगभग 1 महीने बाद, इसलिए मिनिमम ड्यूरेशन 1 मंथ बोलते हैं। 40% तक फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें आपको 1 मंथ के आसपास देखने को मिल सकता है, और 80% करीब ऐसी होंगी जिनमें आफ्टर 1 मंथ देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यह कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं रिलेटेड टू द योर ब्रेस्ट फीडिंग, कि मेंसेस का जो स्टार्टिंग है वो कैसे रहेगा। इसके साथ में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए देखिएगा। इंट्रा नेटल केयर, समय मैंने बताया कहां से लेकर कहां तक। दूसरा हमने डिस्कस किया डिलीवरी किससे करवानी चाहिए। तो आपका जो स्किलफुल व्यक्ति है, टोटल आपका बोल सकते हैं आप उसे कि वह व्यक्ति जो बर्थ में स्किलफुल है, जिसका आप नाम दे रहे हैं ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, उसे करवानी है। स्कीम कब आई? तो 2001 में आई थी। क्या ध्यान रखना है, क्या यूज करना है? 5C। 5C में क्लीन सरफेस, हैंड, ब्लेड, कॉर्ड और थ्रेड। 2 नए जुड़े हैं टावल और वाटर। किससे प्रिवेंट करते हैं? नियोनेटल टिटनस से, जिसे 8th डेड डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि लक्षण 8वें दिन के आसपास आते हैं। और यह भारतवर्ष से एलिमिनेट हो चुका है अगस्त 2015 में। सर्टिफिकेशन मिला 14 जुलाई 2016 को। पोस्टनेटल की बात करें तो बाद का समय, पिपीरियल पीरियड का समय पोस्टनेटल पीरियड कहलाता है। इसमें इमीडिएट, रिसेंट और लेट है, और पहला 24 घंटा 1 से 7 दिन और 8 से 42 दिन। इसमें इन्वोल्यूशन यानी पुनः वापस लौट जाना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं लौटना, सब इन्वोल्यूशन कहलाता है। यूट्रस का क्राइटेरिया बताया कैसे कैसे परिवर्तन होता है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में, फिर 8 बर्थ टर्म पर, फिर आफ्टर लेबर जस्ट 1 वीक बाद और 2 वीक बाद। फिर हमने बात किया आपका सर्विक्स का, सर्विक्स में अंदर बदलाव कि जस्ट 1 वीक के बाद क्या होगा और 2 वीक के बाद क्या होगा, इंटरनल हॉस कब क्लोज होगी, एक्सटर्नल हॉस कब क्लोज होगी। प्लेसेंटल एलिवेशन की बात की हमने, और लोकिया हमने डिस्कस किया। लोकिया के बारे में आप फुल डिटेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपका ऑब्स्टेट्रिक्स से। नेस्टल साइकिल रेगुलेशन, मिनिमम एज, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में। किसके बारे में? चाइल्ड हेल्थ के बारे में, बच्चों के बारे में, क्योंकि यह समय जब वह है जिसमें बेबी की डिलीवरी भी हो गई होगी। पोस्टनेटल पीरियड में तो उसकी केयर भी यहीं आती है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? तो असेस करना है बेबी को, असेस द चाइल्ड फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। निम्नलिखित कंडीशंस के लिए उसे आपको चेक करना है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या क्या कंडीशंस हैं देखिएगा। फर्स्ट, डिलीवरी के तुरंत बाद सबसे पहले ध्यान रखने का पॉइंट, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया तो नहीं है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। चेक करें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि उसे रेस्पिरेशन में कोई तकलीफ तो नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, हाइपोथर्मिया तो नहीं है, कहीं बॉडी का तापमान कम तो नहीं हो रहा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, बच्चा का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम तो नहीं चला गया, और कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं वहां पर। इसके अलावा जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, बेहद महत्वपूर्ण की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, बच्चे की केयर के लिए जब आप केयर करेंगे तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आता है आपका सबसे पहला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट डिलीवरी के जस्ट बाद में, वह आपको क्या ध्यान रखना है, सक्शनिंग का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? सक्शन। सक्शन करना है। फर्स्ट सक्शन किसको करना है और सेकंड किसको करना है? पहले माउथ की सक्शनिंग होगी या पहले नोज की सक्शनिंग होगी? दो प्रकार से करते हैं सक्शन, माउथ की क्लीनिंग और नोज की क्लीनिंग। क्लियर है? आप याद रखना है कि जैसे आप अल्फाबेट ये ABCD का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो पहले आता है एम और फिर आता है एन, एम एन। तो सबसे पहले करते हैं माउथ की, उसी नाम से आपको याद रखना है, एम फर्स्ट आता है तो पहले हम माउथ की क्लीनिंग करते हैं फिर नोज की करते हैं, ताकि एस्पायरेशन नहीं हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम का, फर्स्ट ये ध्यान रखना है। सक्शन के अलावा कोल्ड कट पर ध्यान देना है, कोल्ड कटिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां बच्चे के साथ होगा कोल्ड कट करना। क्लियर है? इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहां अपगार स्कोरिंग, अपगार स्कोरिंग, अपगार स्कोरिंग 1 मिनट 5 मिनट पर ये लेते हैं, प्रेफरेबल है 1 मिनट और 5 मिनट पर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, इनकी डिटेल आपको मिलेगी आपके जो पीडियाट्रिक्स हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। ये असेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर आते हैं सारे पॉइंट्स। अपगार स्कोरिंग, वर्जिना हेंडरसन ने जो दिया था आपका कॉर्ड कटिंग के बारे में, कि प्रोसीजर्स क्या है, कितनी डिस्टेंस रखते हैं, सारे पॉइंट इसमें आते हैं, और सक्शनिंग। बट ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं उस दौरान। क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में याद रखने हैं जब आप चाइल्ड हेयर की जो है बच्चा है उसकी केयर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट की भी हम बात करते हैं। बच्चे की का जो वेट है उसको लेकर यहाँ आपको ध्यान रखना है, वेट मेजरमेंट के बारे में। बच्चा जैसे ही होगा तो उसके वेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं वेट को लेकर। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपको। वेट जो है वजन, वह सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है चाइल्ड की ग्रोथ का। क्लियर है? तो याद रखना है, बेस्ट इंडिकेटर पूछा जाए अगर, बेस्ट इंडिकेटर फॉर चाइल्ड ग्रोथ, चाइल्ड ग्रोथ बच्चे की ग्रोथ का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है, तो फिर आंसर जाएगा आपका वेट, वेट होता है। यहीं पर बताइएगा एक और क्वेश्चन सेम, ये इनमें कंफ्यूजन होता है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर बोला जाए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है?
तो फिर आएगा मिड आर्म सरकमफेरेंस, मिड आर्म सरकमफेलेक्स, मिड आर्म सरकमफेलेक्स। सरकमफेलेक्स चेक करते हैं, मिड आर्म अपर जो आपका यह है ये चेक करते हैं, मिड आर्म सरकमफेलेक्स। और किसके द्वारा करते हैं, तो ये टेप आती है साकिर टेप के द्वारा, बाय साकिर टेप, साकिर टेप के द्वारा चेक किया जाता है मिड आर्म सरकमफेरेंस। क्लियर है। तो यह करते हैं, बेस्ट इंडिकेटर दिखा है न्यूट्रिशनल स्टेटस का। तीसरा, अगर बोला जाए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन, यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है, नॉर सेट की एग्जाम में भी आया था। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन को प्रदर्शित करने का इंडिकेटर होता है, तो आंसर जाएगा वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से वजन, वेट फॉर एज, वजन उम्र के हिसाब से। क्लियर। जिसमें गोमेज क्लासिफिकेशन भी आता है माल न्यूट्रिशन का, गोमेज क्लासिफिकेशन, उसमें भी दो ही क्राइटेरिया आते हैं, वेट और एज लिया जाता है। क्लियर है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो हम बता दिए हैं। याद रखिएगा, वेट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है ग्रोथ का बेबी के लिए, और न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए मिड आर्म सरकमफेरेंस, और माल न्यूट्रिशन के लिए वेट फॉर एज को इंक्लूड कर लेते हैं। अब वजन के बारे में बात करें तो वही नॉर्मल वजन का क्राइटेरिया क्या है, कितना नॉर्मल होता है, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोगों को इस पे सवाल भी आता है, पीडियाट्रिक की पोर्शन है। बर्थ वेट इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा यहां इधर एट टर्म, जब बच्चा पैदा हुआ तो कितना वजन होना चाहिए। देखिएगा वर्ल्ड में, संसार के हिसाब से बात करूं तो मानते हैं 3.3 से 3.5 किलो। संसार में कितना मानते हैं, 3.3 से 3.5 किलो। अगर इंडिया की बात करूं तो नॉर्मल हम मानते हैं 2.6 से 2.9 केजी। यह नॉर्मल क्राइटेरिया है। क्लियर है आपका इंडियन स्टैंडर्ड में, और यह है वर्ल्ड, यह तो एट टर्म वजन हो गया। लगभग हम वर्ल्ड में 3.3 से 3.5 केजी, इंडिया में 2.6 से 2.9 केजी। अब बात आती है डबल कब हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाएगा, और 4 टाइम कब हो जाएगा वजन। सवाल भी बनते हैं एग्जाम में यहां से, वजन का दोगुना कब हो जाता है, तो 5 से 6 महीने पर दोगुना हो जाता है। लगभग 5 से 6 महीने पर वजन डबल हो जाता है। 1 साल पर वजन हो जाएगा ट्रिपल, और 2 साल पर हो जाता है वजन 4 टाइम। क्लियर है। यहां से तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया हो गया। अब पर्टिकुलर बात करें, शुरू में 0 से लेकर 3 महीने तक कितना वजन बढ़ता है पर वीक, तो आंसर होगा 200 ग्राम पर वीक के हिसाब से वजन बढ़ता है। कितना, 200 ग्राम पर वीक। कब, शुरू में 3 महीने तक। फिर 4 से लेकर 6 महीने तक वजन बढ़ता है, कम बढ़ने लग जाता है। शुरू में ज्यादा वजन वृद्धि होती, धीरे धीरे घटेगा, याद रखना। 150 ग्राम पर वीक के हिसाब से, मतलब 3 महीने तो बढ़ा 200, फिर अगले 3 महीने बढ़ रहा है 150 ग्राम के हिसाब से। फिर 7 से 9 महीने, अगले जो 3 महीने गुजरेंगे उसमें 100 ग्राम ही हो गया। पहले 200 था, फिर 150 हो गया, फिर 100 ग्राम हो गया। फिर अगले जो 3 महीने गुजरेंगे 10 से लेकर 12 महीने में, उसमें वजन बढ़ रहा है 50 ग्राम पर वीक के हिसाब से, और 50 कम हो गया।
200, 150, 150। क्लियर है। 0 से 3, 6 से 4 से 6, फिर 7 से 9 और 10 से 12, मतलब 3-3 महीने का चल रहा है समय। अब आता है फिर साल। पहले दो जो साल, पहला साल हो गया, फिर 1 से 2 साल के बीच में जो ड्यूरेशन थी आपकी, उसमें लगभग 2.5 किलो वजन पर साल के हिसाब से बढ़ता है, मतलब 1 साल में 2.5 किलो वजन बढ़ेगा दूसरे साल में। और फिर 3 से लेकर 5 साल के बीच में इस बच्चे का वजन लगभग हर साल बढ़ेगा 2 किलो के हिसाब से। ऐसा वजन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, एग्जाम में यहां ज्यादा फोकस होता है, लेकिन कई बार एग्जामिनर अंदर से बात करे तो आपको यह भी याद रखना है, ऐसा वजन का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है। अब इस वजन को मीजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए मापने के लिए। तो किससे मापेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, मापने के लिए, वेट को मापने के लिए क्या चाहिए आपको, तो ध्यान दीजिएगा, वेट को मापने के लिए क्या चीज होनी चाहिए आपके पास में। तो कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं जिसके द्वारा हम इसे मापते हैं। अब क्या इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे, देखिएगा, वेट को मापने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, इसका नाम है सेल्टर वेट मशीन। क्या है, सेल्टर वेट मशीन। डायग्राम देखिएगा, सेल्टर वेट मशीन, नाम याद रखें, सेल्टर वेट मशीन। कहाँ मापते हैं, यह मापा जाता है, वेट मीजर करना, वेट मीजर इन फील्ड, या बोलो तो कम्युनिटी। आप किसी कम्युनिटी में चले गए, जब आप वहां जाओगे तो क्या लेके जाओगे, तो याद रखना है सेल्टर वेट मशीन लेकर जाएंगे। बच्चे का वजन कम्युनिटी के अंदर या फील्ड में किससे मापा जाता है, आंसर होगा सेल्टर वेट स्केल से। याद रखिएगा, फील्ड या कम्युनिटी में बड़ी मशीन नहीं जाती, छोटी मशीन लेके जाई जाती है। इस मशीन को ऊपर टांक दिया जाता है और नीचे यह बच्चे के लिए होता है हैंग करने के लिए, और इसमें वजन आता है। क्लियर है। जैसे आप फुट वाली रखते हैं, पैर वाली, बच्चे को आप उन्हें से खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ये वाली मशीन है, लेकिन इसमें हैंग का आता है, जिसमें टांग दिया जाता है। मैं टका हुआ बच्चा भी दिखा दिया आपको। देखिएगा यहाँ पर इस बच्चे में यह एक कपड़े का बना हुआ है, जिसमें बच्चे के दोनों पैर आ जाते हैं ऊपर, ये ताकि बच्चा फिट रहे। बच्चे को फिट करके फ्री करना है, टच नहीं करना, हाथ को बड़ा वजन में चेंज आ जाएगा, अपना हाथ लगा दोगे वजन बढ़ सकता है। तो बच्चे को फ्री हैंग कर देंगे, बच्चे को फुल सपोर्ट दे दिया है, यहाँ से कवर्ड रहता है, इसके अंदर डाल देते हैं और फिर इसको ऊपर टांग दिया जाएगा, ऊपर ये टकी रहेगी, हैंगिंग रहेगा, और आपका एग्जैक्ट वेट इसमें आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं सेल्टर वेट मशीन। बेटा इमेज देखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, मैं 2-3 इमेज आपको दिखाऊंगा हाइट और वेट की, जहाँ से एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। तो यह आया हुआ है। इसके अलावा एक और आता है ऐसा, उसमें यह जो ऐसा भी रहता है, ऐसा, और उसमें ऊपर टकने का और नीचे टकने का आता है, और इसमें मार्किंग आती है, तो भी सेल्टर मशीन ही बोलते हैं। छोटा आता है इसमें, ये तो गोलाकार है, इसमें इस प्रकार का भी होता है। तो इन दोनों को सेल्टर वेट मशीन बोलते हैं। दोनों मिल सकते हैं आपको, ऐसा वाला या फिर ऐसा हैंगिंग वाला। अगर ये मिल जाए आप समझना ना किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर, सेल्टर वेट मशीन की बात कर रहा है। इसके अलावा एक वेट मशीन और आती है, उसे हम इन्फेंट वेट मशीन बोलते हैं। ये देखिएगा, लेकिन ये फील्ड में नहीं है, ये आपके पास अवेलेबल होती है सीएससी, पीएससी, एससी पर, जो आपका वेट मेजरमेंट करते हैं वहां ये रहती है। यह भी मिले तो आप समझ जाना ये वेट मशीन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, फील्ड की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल जो आपका जब आप विजिट के लिए जाओगे तब वहां मिलेगी, उसमें ये प्रकार की रहती है इन्फेंट वेट मशीन। क्लियर है। चलिएगा और बात करते हैं हम। इसके अलावा ये तो आपका वेट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, वेट में क्या क्या आता है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट में जब बच्चा एट बर्थ पर होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, याद रखना है 45 से 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। कब, एट बर्थ पर। 1 साल पर, जो पहला साल है बच्चे का वजन पैदा होने के बाद में, प्रथम साल में 25 सेंटीमीटर बढ़ता है वो, दूसरे साल में 12 सेंटीमीटर घट रहा है, वजन भी घटता है तो हाइट भी घटती है। तीसरे साल में 9 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, चौथे साल में 7 सेंटीमीटर, और 5वें साल में 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हर साल कितना वृद्धि करता है बताया मैंने।
फिर भी एक क्राइटेरिया और आता है कि कब डबल हो जाएगा और कब ट्रिपल हो जाता है। तो याद रखना है 4 साल पर तो डबल होता है और 13 साल पर ट्रिपल हो जाता है अपने हाइट का लगभग बच्चा, और ज्यादा मिलता है आपका जो स्टार्टिंग बर्थ में मिलता है 45 से 50 सेंटीमीटर। इसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इन्फेंटोमीटर, सुलाकर जब मापते हैं तो इन्फेंटोमीटर होता है। तो थोड़ा बड़ा हो गया, कम्युनिटी में जा रहे हैं आप, तो वहां पर आप स्टीडियोमीटर काम मिलता है। खड़े करके ऐसे मापने के लिए होता है स्टीडियोमीटर, और लिटा करके लेते हैं होता है इन्फेंटोमीटर। दोनों दिल्लियंस के सवाल हैं। इमेज में दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, आपकी इमेजेस ये देखिएगा, यह है आपका स्टेडियोमीटर है। स्टेडियोमीटर का मतलब है हाइट मेजर करना है, हाइट मेजर इन स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा करके। स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप हाइट को मेजर कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्टेडियोमीटर। और यहां पर इसमें इन्फेंटोमीटर में यहां आप हाइट मेजर करेंगे, हाइट मेजर करेंगे इन लाइंग डाउन पोजीशन, लाइंग डाउन पोजीशन में। तो एक इन्फेंटोमीटर है, दूसरा स्टेडियोमीटर है। दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन्फेंटोमीटर भी और स्टेडियोमीटर भी। क्लियर है दोनों पॉइंट, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर्स, क्लियर है। इसके अलावा ये आपका हाइट और वेट का क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक मैं बात करता हूं विजिट के बारे में। जैसे हमने विजिट पढ़ी थी, वैसे ही विजिट आती है, विजिट इन पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड में कितनी विजिट होनी चाहिए? तो देखिएगा, यहां पर हम जो विजिट करते हैं उसका जिक्र है, टोटल विजिट होनी चाहिए अप टू 5 ईयर, 5 साल में लगभग 32 विजिट हो जाती हैं। 32 विजिट पोस्ट नेटल में, डिलीवरी के बाद में 5 साल तक जब बच्चा होगा तब तक लगभग उसकी 32 विजिट रहनी चाहिए, 32 विजिट्स रहनी चाहिए। तो कितनी विजिट रहनी चाहिए आपको याद रखना है, आपको लगभग कितनी विजिट रहेंगी आपकी 32 विजिट। शुरू में 1 साल तो आपको हर मंथ विजिट करना होता है, हर मंथ देखना होता है। तो सारे पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए इस पीरियड के दौरान, जहां पर अधिकांश जो पैटर्न था वो आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहता है, ऑब्स्टेट्रिक, और दूसरा आपका पीडियाट्रिक से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ थे। लेकिन फिर भी मैंने जो पॉइंट कम्युनिटी से रिलेटेड थे वो सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं। पहला याद रखिएगा कि इसके अंदर समय कौन सा होता है, कौन से समय को इंक्लूड किया जाता है इंट्रानेटल केयर में या इंटरनेटल पीरियड में। तो लेबर स्टार्ट होने से लेकर बच्चा और प्लेसेंटा निकलने तक का समय इसमें आता है। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया किससे डिलीवरी करवानी चाहिए, तो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट से करवानी चाहिए। कब इसका चालू हुई स्कीम, 2000 या 2001 में। 5C क्या होते हैं, 2 नए C कब जुड़े हैं, और हमारे भारतवर्ष से टिटनस नियोनेटोरम कब निकल गया है, कब एलिमिनेट हुआ है, ये डेट मैंने यहाँ बताई आपको। इसके अलावा पोस्टनेटल केयर के अंदर कौन सा समय आता है, पिपीरियम पीरियड, इसे कैसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इन्वोल्यूशन क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, यूट्रस में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये बताया आपने। इसके अलावा यूट्रस के अलावा सर्विक्स में चेंजेस कैसे होंगे, फर्स्ट वीक में क्या चेंजेस होगा, सेकंड वीक में क्या चेंज होगा, प्लेसेंटल साइट एलिवेशन में क्या बदलाव होगा, लोकिया के बारे में, मेस्ट्रोसाइक रेगुलेशन के बारे में। इसके अलावा डिस्कस किया चाइल्ड हेल्थ में। चाइल्ड हेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, सक्शनिंग, कॉर्ड कटिंग, अपगार स्कोरिंग, कुछ टर्म कंडीशन जहां ज्यादा फोकस की जरूरत है। वेट क्राइटेरिया, किसको इंडिकेटर बेस्ट मानते हैं, वे आपके
ग्रोथ के लिए किसे मानते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, और किसे मानते हैं हमें आपका माल न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा वेट कब कब इंक्रीज होता है, डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, 4 टाइम कब होता है, ये हमने डिस्कस किया। हाइट का इंक्रीमेंट किस हिसाब से होगा, डबल और ट्रिपल कब होते हैं। कम्युनिटी में जाएंगे, किससे हमारा जो वेट है वो मापते हैं, तो साल्टर के द्वारा मापा जाएगा। हाइट मापने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में स्टेडियोमीटर और लाइन डाउन पोजीशन के लिए इन्फेंटोमीटर। इसके अलावा इन्फेंट वेट मशीन भी काम में लेते हैं लिटाकर वेट को मेजर करने के लिए। इसके अलावा विजिट्स 32 विजिट्स होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ पोर्शन इसमें बाकी रही हैं पोस्टनेटल केयर के अंदर ही बच्चे से की केयर से रिलेटेड हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली एमसीक्यू डिस्कस करेंगे माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। माल न्यूट्रिशन के कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ ग्लोट चार्ट्स आते हैं जिसमें आपका गोमेज क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अंडर 5 क्लिनिक्स की बात करेंगे, आपका चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की बात करेंगे। यहाँ से कुछ एमसीक्यू आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, और ऐसे टॉपिक है जो किसी और आपके बाकी सब्जेक्टों में भी मैच नहीं करते हैं। जैसे ये पॉइंट्स आपने पढ़े हाइट वेट, ये तो आपने ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ लेते हैं, कई बार हम पीडियाट्रिक में भी पढ़ लेते हैं। तो उन पॉइंटों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसी चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में सवाल वहाँ से पिक होते हैं। तो नए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे माल न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, बोले तो आप बोल सकते हैं ग्रोथ चार्ट्स वाले टॉपिकों को लेकर, और उसके साथ में यह एंटीनेटल केयर का एक बहुत बड़ा जो टॉपिक था वो हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।